गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इसके पहले आपने इसके मेरे पहले वाली वीडियो में आपने स्वर पढ़ा था, स्वर के बारे में पढ़ा था और स्वर के भेद के बारे में पढ़ा था। और आज मैं आप लोगों को व्यंजन और व्यंजन के बारे में बताऊंगा, व्यंजन के भेद के बारे में बताऊंगा, व्यंजन में कितने भेद होते हैं, फिर उनके कितने भेद होते हैं, इन सारी चीज़ों का मैं विस्तृत अध्ययन आज की वीडियो में कराऊंगा। और इन व्यंजन की पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको साथ व्यंजन की पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वनडे लेवल की, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, अन्य परीक्षाओं को लेकर के, और कक्षा 6 से लेकर इंटर तक के लेवल की आपको व्यंजन के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। पिछली वीडियो में आपने स्वर के विषय में संपूर्ण जानकारी ली थी और आज व्यंजन के विषय में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। लेट्स अब शुरू करते हैं इसको। व्यंजन 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 क्या होता है? पहले हिंदी भाषा आपने पढ़ा था। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा के विकास को आपने पढ़ा था। हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद लिपि के बारे में पढ़ा था। लिपि के बाद फिर आता है बोली। बोली के बारे में आपने पढ़ा था। इस प्रकार से आप क्रमबद्ध तरीके से, मैंने बोला था पहले कि मैं क्रमबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता रहूंगा। फिर आप स्वर आए, स्वर के बाद व्यंजन आए। तो आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे। व्यंजन क्या होता है? स्वर को आपने पढ़ ही चुका है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन की अंग्रेजी होती है कॉन्सोनेंट्स। क्या होती है? कॉन्सोनेंट्स। CONSONENTS। कॉन्सोनेंट्स माने व्यंजन होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा पहले जान लेते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण, स्वर आप पढ़ चुके हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वह व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं। स्वर आप पहले पढ़ चुके हैं। स्वर का मैं इस वीडियो में कोई जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने स्वर के बारे में क्या पढ़ा था। इसकी व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए, माने स्वर, जिसमें स्वर का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 यानी 33 है। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं टोटल। और इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। अच्छा, एक चीज अब इसमें देखिए, छोटी सी चीज आपको फोकस करना क्या है? व्यंजन कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश में इसको कॉन्सोनेंट कहेंगे। परिभाषा है जो वर्ण स्वरों की सहायता से, जब तक स्वर का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप व्यंजन का ज्ञान कभी नहीं कर सकते हैं। व्यंजन की सहायता से बोले जाए व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाए व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा, वनडे लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में एक चीज पूछ देगा कि व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है। जैसे पूछ दिया व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है। ए आपको दे दिया 10, बी आपको दे दिया 20, सी आपको दे दिया 36, डी आपको दे दिया 33। माने इस तरह से देखिए, जब परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षाओं में 2 ऑप्शन तो एकदम बिल्कुल विपरीत होते हैं, जिसमें कोई तालमेल होता ही नहीं। और 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते जुलते हुए होते हैं। उन मिलते जुलते ही ऑप्शनों को चूज करना होता है। और अगर इसमें अगर आपको पूरी तरह से याद होगा तो आप किस पर ट्रिक करेंगे? डी पे। तो एक क्वेश्चन क्या तैयार होता है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद स्वर तथा व्यंजन। अगर वर्ण के 2 भेद स्वर तथा व्यंजन है, स्वरों की संख्या मैं आपको बता ही चुका हूं 11। फिर आज बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन अब जैसे पूछ दिया 2 क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में, हर वीडियो में 2-4 क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड बनेंगे। जो इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इस क्वेश्चन को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 यानी 33 है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या तैयार होता है? व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन
का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन को कौन सा वर्ण कहेंगे? व्यंजन वर्ण है या व्यंजन को कोई और नाम है? तो व्यंजन का दूसरा नाम है स्पर्श वर्ण। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? स्पर्श वर्ण है, इसीलिए व्यंजन को स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। व्यंजन का दूसरा नाम स्पर्श वर्ण होता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये तैयार होता है कि वर्ण को, व्यंजन को दूसरा नाम क्या होता है? स्पर्श वर्ण होता है। इसको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, पुलिस के एग्जाम में भी पूछ सकता है, लोअर सबऑर्डिनेट कहीं भी पूछ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस क्वेश्चन का उत्तर देना बहुत कठिन होता है। और आज की इस वीडियो के सेक्शन में मैं कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कहाँ हो रहे हैं। इसको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। अच्छा, अगर इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं तो अब दो चीज हो गया, व्यंजन के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब व्यंजन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका, ये तीसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। व्यंजन की संख्या 3 प्रकार की होती है। अब इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जब हम अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं, जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, तो बोलते समय हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, तो जीभ के माध्यम से, जीभ मुंह में जो होती है उसके माध्यम से आवाज निकलती है। जीभ अपने मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श माने होता है छूना। स्पर्श माने क्या होता है? लिखा तो है, छूती है। स्पर्श माने होता है छूना। ठीक। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है। क्या करती है? जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी जीभ तमाम जल्दी चल रही है, तो तमाम जगहों को स्पर्श कर रही है। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या स्पर्श करके चलते हैं। ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसको सीधे ये भी स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, स्पर्श व्यंजन कहते हैं तो स्पर्श व्यंजन है क्या? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक कुल 25 + 2 = 27 स्पर्श व्यंजन है। कितने हैं? क से म तक। ये भी एक क्वेश्चन तैयार होता है मंडे का, आपका चौथा क्वेश्चन। क से म तक कुल 25 + 2 = 27 स्पर्श व्यंजन तैयार होते हैं। अब इसके बारे में हम एक चर्चा करते हैं। देखिए, व्यंजन क से म तक कुल 25 + 2 = 27 व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। पहला बात करते हैं क वर्ग की बात करेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 हो गए। 5 हो गए। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। फिर च वर्ग की बात करें। च, छ, ज, झ, ञ, इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। फिर उसके बाद ट वर्ग की बात करें। ट, ठ, ड, ढ, ण, इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। फिर उसके बाद त वर्ग की बात करें। त, थ, द, ध, न, इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं प वर्ग की। प, फ, ब, भ, म, इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 5 = 20 + 5 = 25 हो गए। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। अच्छा, इसमें दो जो प्लस किया गया 27 कैसे बढ़ा? जब हम ड लिखते हैं, ड के नीचे बिंदी लगाते हैं तो इसको ड़ पढ़ते हैं। तो ये भी 1 हो गया, 26 हो गया। ढ के नीचे बिंदी पढ़, जैसे पढ़ शब्द में, लड़ शब्द में ड के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है, पढ़ शब्द में ढ के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ये भी जोड़े जाएंगे इसमें,
इनकी संख्या तो है एक ढ़ एक ढ, तो इनकी दोनों की संख्या मिलाकर के कितना हो गया बराबर 25 प्लस 2, इनकी संख्या हो गई बराबर 27 हो गई। क्लियर हो गया। अच्छा, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग प्र इतने मिलाकर के टोटल हो गए 27। अब एक बार हाईलाइट मारते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक कुल 25 प्लस 2 बराबर 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं 25 प्लस 2 बराबर 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग च वर्ग त वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये हो गए 25 प्लस ढ और ढ मिलाकर के 2 बराबर 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब दूसरा व्यंजन का दूसरा रूप क्या है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन क्या है इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। अंतस्थ व्यंजन यह अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो स्वरों के मध्य स्थित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो स्वरों के मध्य स्थित होते हैं। माने वर्णों की जो इकाई स्वरों के मध्य, जो वर्ण व्यंजन तथा स्वरों के मध्य, व्यंजन तथा स्वरों, व्यंजन और स्वर दोनों के मध्य में स्थित हो। मतलब एक साइड व्यंजन हो दूसरे साइड में स्वर हो, दोनों के मध्य में स्थित हो तो उन्हें क्या कहेंगे अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। जो वर्ण व्यंजनों तथा स्वरों के मध्य में स्थित हो उन्हें हम क्या कहेंगे अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। इनकी भी संख्या कितनी है 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4 होती है। यह य र ल व, माने य र ल व यह अंतस्थ व्यंजन है। कभी भी एक क्वेश्चन ये भी तैयार होता है आपका, ये 5वां क्वेश्चन है, पॉइंट शुड बी नोटेड। ये 5वां क्वेश्चन तैयार होता है। 5वां क्वेश्चन क्या तैयार होता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है और यह कौन कौन से होते हैं। या 2 क्वेश्चन बन सकता है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। या कहेगा कि आप क्वेश्चन में से चूज करिए कोई 4 विकल्प नीचे दिए गए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से अंतस्थ व्यंजन का चुनाव दीजिए जिसमें क य म इस तरह से लिखा रहेगा। 4 ऑप्शन लिख दिए, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन इसमें से हो सकता है य र ल व में से। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो उसी पे आपको ट्रिक करना होगा वरना आप फिनिश हो जाएंगे। इनकी भी संख्या कितनी होती है 4 होती है। य र ल व, य र ल व इनकी संख्या है। और क्या कहा जो स्वरों, जो व्यंजनों तथा स्वरों के मध्य में स्थित हो, व्यंजन और स्वर के मध्य में जो स्थित हो इनकी संख्या, इनको क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं तथा इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन हो गया। तीसरा रूप उसका होता है ऊष्म व्यंजन। क्या है व्यंजन का तीसरा रूप है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। जिन व्यंजन, ऊष्म माने क्या होता है गर्म, ऊष्म माने होता है गर्म, ऊष्म माने होता है गर्म, गर्म हवा या गर्म, गर्मी कुछ भी कह सकते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलने से गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलने से वर्णों की छोटी इकाई व्यंजन, व्यंजन के जिन व्यंजनों के बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने से, जिन व्यंजनों को बोलने से गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है, गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है टोटल। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन है कौन स, देखिए जब बोलेंगे स मूर्धन्य ख, उसको खटकोड़ वाला ख भी कहते हैं। जब बोलेंगे तो जीव एक जगह मुंह से हवा निकल रही बाहर तो उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। श मूर्धन्य ख, स माने छोटा सा, ह, इसमें दोनों में उच्चारण का फर्क होना चाहिए। ठीक, इसको ख भी कह सकते हैं। तो अब जैसा स माने ये थोड़ा सा अधिक समय लेगा और ये थोड़ा सा कम समय लेगा।
तो ये श मूर्धन्य ख छोटा सा ह, ये चार क्या है उष्ण व्यंजन है। इनको जब भी हम बोलेंगे तो मुंह से हवा बाहर निकलती है। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन बन गया, ये छठा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है इनकी संख्या उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है, उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन कौन से होते हैं, या इसको ऑप्शन के रूप में भी दे सकता है। कौन कौन से होते हैं, बड़ा सा, मूर्धन्य ख, छोटा सा ह, ये चार जो होते हैं उष्ण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, ये चारों उष्ण व्यंजन होते हैं। ये क्लियर। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय जो मुंह के विभिन्न भागों को छूती है, इनकी संख्या कितनी है, 25 + 2 = 27 है। इन 27 का मैंने वर्णन भी कर चुका है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन के बारे में मैंने बताया। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 कौन से हैं, य, र, ल, व है। फिर उसके बाद बात आती है व्यंजन के तीसरे रूप की, उष्ण व्यंजन। जिन वर्णों को जिन व्यंजनों के बोलने से गर्भ हवा मुंह से बाहर निकलती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ये भी 4 होती है। बड़ा सा, मूर्धन्य का, छोटा सा ह, सो, ह, स, ह, ये होते हैं। अब ये पढ़ लिया आपने। अब बात करते हैं कि मेल के आधार पे व्यंजन के भेद। मेल के आधार पे व्यंजन के भेद क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मेल के आधार, मेल माने होता है मिलावट, मिलाना, शब्दों के मेल। अगर वर्णों का मेल नहीं होगा तो शब्द नहीं बनेंगे, शब्दों का मेल नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। मेल के आधार पर व्यंजन के भेद, मेल मिलाया जाएगा ना, अब स्वर को व्यंजन से मिलाया जाएगा, व्यंजन को स्वर से मिलाया जाएगा, तमाम प्रकार के मेल होते हैं। मेल के आधार पर व्यंजन के भेद, मेल के आधार पर व्यंजन के क्या क्या भेद होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सामान्य अथवा भिन्न भिन्न व्यंजनों के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। सामान्य अथवा भिन्न भिन्न, सामान्य कुछ व्यंजन सामान्य होंगे, कुछ व्यंजन असामान्य होंगे, तो इसका कहेंगे सामान्य अथवा भिन्न भिन्न व्यंजनों के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। सामान्य अथवा भिन्न भिन्न व्यंजनों के आधार पर इनके, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, बार बार आप उसको रिपीट करिए। अगर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बार बार आप उसको रिपीट करेंगे तो बार बार मेरे रिपीटेशन को सुनने के बाद भी आपको हो सकता है कि कुछ चीजें आपको याद हो सकती हैं। सामान्य अथवा भिन्न भिन्न व्यंजनों के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। तो अगर भेद किए गए तो कितने प्रकार के भेद किए गए हैं, वह किए गए हैं 2 प्रकार के भेद किए गए हैं। कितने प्रकार के भेद किए गए हैं, 2 प्रकार के भेद किए गए हैं। सामान्य अथवा भिन्न भिन्न व्यंजनों के आधार पर इनके भेद किए गए हैं और यह भेद 2 प्रकार से किए गए हैं। अच्छा दोनों प्रकार क्या है, नंबर 1 संयुक्त व्यंजन, नंबर 2 द्वैत व्यंजन। कौन कौन से, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन। संयुक्त माने होता है जुड़ना और द्वैत माने क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ा देना, बाहर कर देना या थोड़ा सा बाहरी रूप दे लेना। तो संयुक्त मेल के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। नंबर 1 संयुक्त व्यंजन, नंबर 2 द्वैत व्यंजन। क्या होता है, नंबर 1 संयुक्त व्यंजन और नंबर 2 द्वैत व्यंजन। ठीक, द्वैत आधा तो वह पे एक की मात्रा और आधा तो वह द्वैत व्यंजन। ठीक, तो जब द्वैत व्यंजन है, अच्छा अब इनके संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी प्राप्त करते हैं कैसे प्राप्त करेंगे, इनकी परिभाषा पहले हमको जानना होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अब पूछ देगा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन के बारे में आप बताइए, या अगर लिखने को मिला है नहीं तो फिर सीधे पूछ देगा मेल के आधार पर व्यंजन के कितने भेद किए गए हैं। ऑप्शन दे दिया 2, 4, 6, 8। आपको उसमें से क्लिक करना होगा, तो कितना क्लिक करना होगा, 2 क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, 2 क्लिक करना होगा। तो 2 हो गया। फिर उसके बाद 2 कौन कौन से हैं, कहीं ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है संयुक्त व्यंजन और तमाम प्रकार के डाल देगा, तो उसमें या द्वैत व्यंजन डाल देगा। पहले मेल के आधार पर व्यंजन के भेद में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको उसमें बताना होगा कौन सही है और कौन गलत है। ये दोनों चीजें शामिल होगी। अच्छा अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। 2 अलग अलग व्यंजनों के संयोग से जो शब्द उत्पन्न होता है, यानी 2 अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने शब्द को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजन, जैसे 2 व्यंजन अलग होंगे, उनके अलग अलग रूप होंगे,
जब उनको प्लस के निशान के द्वारा उनको आपस में जोड़ा जाएगा। जब जोड़ा जाएगा तो एक नए शब्द का रूप लेंगे। अच्छा, जिस नए शब्द का रूप लेंगे उससे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। कि संयुक्त व्यंजन क्या है? मतलब दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजन आपस में जोड़े जाएंगे तो जो नए व्यंजन की उत्पत्ति होगी, जो नए शब्द की उत्पत्ति होगी, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। जैसे यानी बड़ा स और र मिलकर के किसकी उत्पत्ति हुई? स्र की उत्पत्ति, श्री वाले स्र की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद कहेंगे छ। अब इसमें क्या क्या मिला है? आधा क मिला हुआ है और मूर्धन में ख मिला हुआ है। आधा क मिला हुआ है और मूर्धन ख मिला हुआ है। इसको मिलाकर किसकी उत्पत्ति हुई? कक्षा वाले छ की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला है ज्ञ। ज्ञ कैसे हुआ? ज आधा है, य मिलकर के क्या बन गया? ज्ञ। क्या बन गया? ज्ञ बन गया। इसी तरह त्र को देख लेते हैं। आधा त और र मिलकर क्या बन गया? त्र। इसका एक नया रूप बनता जा रहा है। दोनों, ये आधा है, ये पूरा है, दोनों मिला दिया गया तो क्या होगा? पूरा त्र हो गया। तो इसका एक अब ये पूछ सकता है कहीं पे, जैसे विकल्प दे दिया तो विकल्प में ये पूछ सकता है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन को, निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है उसको बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में जैसे स्र लिख दिया, छ लिख दिया, कच्चा छ लिख दिया, ह लिख दिया। अब इसमें से पूछ देगा। अब इसमें से जो भी इस तरह से बने शब्द होंगे वो क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। मतलब कि दो व्यंजनों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को या उत्पन्न होने वाले नए शब्द को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इसके आधार पर आप ऑप्शन को खोज सकते हैं। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर क्रैक करता है, इसको नोट करें। अच्छा, अब दूसरा मेल के आधार पर व्यंजन का दूसरा भेद कौन सा है? द्वैत व्यंजन। कौन सा है? द्वैत व्यंजन। द्वैत का अर्थ क्या होता है? द्वैत का अर्थ है एक ही अक्षर का दो बार प्रयोग होना। द्वैत व्यंजन होता है। द्वैत व्यंजन का अर्थ होता है एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होना। एक पहले फिर एक बार हो सकता है, अर्ध रूप में भी हो सकता है और पूर्ण रूप में भी हो सकता है। तो द्वैत व्यंजन का मतलब होता है कि एक ही शब्द का जहां पर दो बार प्रयोग हुआ हो, यानी द्वैत व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वैत व्यंजन कहलाएगा। इसकी परिभाषा है, द्वैत का अर्थ है एक ही अक्षर का दो बार प्रयोग होना। ठीक, जैसे क्या? पत्ते, सच्चा, पक्का, इक्का, इस तरह के शब्द और तमाम प्रकार के शब्द हैं जिसमें दो शब्द आपस में मिल रहे होंगे। जैसे पक्का में आधा क पूरा क मिल रहा है, पक्का हो गया। कच्चा आधा च पूरा च मिल रहा है, कच्चा हो गया। पन्ना प आधा न मिल रहा है, फिर पूरा न मिल रहा है, पन्ना हो गया। इस तरह से तमाम प्रकार के शब्द बनते हैं। जो शब्द इस प्रकार के हों, पत्ते, सच्चा, पक्का, पन्ना, कन्ना, इस तरह से शब्द जहां भी इस्तेमाल हो रहे हों उसको क्या कहेंगे? द्वैत व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको द्वैत व्यंजन कहेंगे। ठीक ना? यह द्वैत व्यंजन होगा तो यह द्वैत व्यंजन की परिभाषा हो गई। अच्छा, अब ये चीजें हो गई, स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, मेल के आधार पर व्यंजन का भेद हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, द्वैत व्यंजन हो गया। कितने क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं? अब तक लगभग 12 से ज्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अब तक किस आधार पर देखा था आपने? मेल के आधार पर देखा था। पहले व्यंजन के प्रकार देखा था, फिर आपने मेल के आधार पर व्यंजन के प्रकार देखा था। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार देखते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। यह भी एक क्वेश्चन बनता है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना होगा उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। कौन कौन से होते हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्या बनता है कि एक क्वेश्चन तो सीधे पूछ सकता है उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प दे दिया 2, 4, 6, 8। अब आपको उसमें चूज करना है तो क्या चूज करेंगे? 2 चूज करेंगे। दूसरा चीज कि उच्चारण के निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर व्यंजन का कौन सा प्रकार है उसको सही पे सही का निशान लगाएं। तो सही पे सही का निशान जैसे पूछ दिया
पूछ दिया, अब उसमें से दे दिया अल्प प्राण महाप्राण, दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिखा होगा, उसमें से आपको चूज करना होगा कि अल्प प्राण है कि महाप्राण है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार का होता है, पहला चीज इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद होता है कौन कौन सा होता है, अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है। ये दोनों में से कोई अगर विकल्प में आपको मिल जाए तो उसी पे आपको ट्रिक करना होगा। आपका एक क्वेश्चन ये भी तैयार होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक अल्प प्राण और नंबर दो महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जान लेते हैं। अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, पहले इस चीज को जानते हैं। जिन व्यंजनों के बोलने में वाय की मात्रा, जिन व्यंजनों के बोलने में वाय की मात्रा कमजोर होती है या कम होती है, जिन व्यंजनों के बोलने में वाय की मात्रा कमजोर होती है या कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के बोलने में वाय की मात्रा कमजोर होती है तथा कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। वाय की मात्रा, हवा तो प्रकृति में हवा की मात्रा तो नापेंगे नहीं, अरे मेरे भाई हवा की मात्रा जब व्यंजन बोलेंगे मुंह से बोलेंगे, स्वर बोलेंगे मुंह से बोलेंगे, जब स्वर व्यंजन जो कुछ भी बोलेंगे मुंह के माध्यम से बोलेंगे तो मुंह से निकलने वाली हवा को ही मापा जाएगा ना। तो यहाँ पे मुंह से निकलने वाली हवा को मापते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने में वाय की मात्रा कम तथा कमजोर हो, कम अथवा कमजोर हो, उन्हें क्या कहेंगे, कम तथा कमजोर हो, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक ना, पहला चीज ये भी एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी, अल्प प्राण महाप्राण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन एक बार जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब कंपटीशन देने जा रहे हैं तो हमको महारथी बन के ही कंपटीशन में बैठने में भलाई होती है। ठीक है ना, अल्प प्राण हो गया। अब नंबर दो, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का दूसरा प्रकार जो है उसको क्या कहेंगे, महाप्राण। क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे इसको। महाप्राण, अल्प प्राण के बारे में आपने जानकारी ले लिया, और महाप्राण जो है, अच्छा अल्प प्राण में तो हवा कम निकल रही थी, तो अब महाप्राण से ज्यादा हवा निकलेगी ना। इसके बीच में देखते हैं क्या लिखा है, पहली बात है कि जिन व्यंजनों को बोलने में वाय की मात्रा अधिक तथा तेज होती है। अब आंधी तूफान की तरह नहीं होगी, जो मुंह से बोला जाएगा, मुंह से जैसे आवाज निकल रही है उस तरह से उसकी आवाज होगी। जिन व्यंजनों के बोलने में वाय की मात्रा अधिक, वाय की मात्रा अधिक तथा तेज होती है, उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में दो सीधा सीधा अंतर नोट कर लीजिए कि अल्प प्राण में मुंह से निकलने वाली वायु, प्रकृति में चलने वाली वायु नहीं, मुंह से निकलने वाली वायु अगर उसकी मात्रा कम है तो क्या है, अल्प प्राण है। दूसरी चीज महाप्राण, जिसमें मुंह से निकलने वाली हवा की मात्रा तेज है, वह महाप्राण है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो भावनात्मक तौर पे जिनको फील किया जाता है, भावनात्मक तौर पे जिनको महसूस करके आगे बढ़ा जाता है, ठीक ना, इसको अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं। अच्छा ये चीज हो गई, उच्चारण के आधार पर भेद हो गए, मेल के आधार पर व्यंजन के भेद हो गए, फिर व्यंजन के भेद हो गए, ये सारी चीजें तो कंफर्म हो गई। इतने तक आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बनाना अगर ना आता हो तो मेरे वीडियो जाकर के आप कमेंट करें, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है। वन डे एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करना है। अगर आप देखिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मैं जवाब नहीं दे सकता, और वो आपको क्वेश्चन करने का सीधा सीधा माध्यम है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें, उसके बारे में मुझसे पूछें, मैं उसकी जानकारी आपको देता रहूंगा। अब बात करते हैं प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न, लड़ाई करना हो तो भी प्रयत्न करना पड़ेगा, घूमने जाना हो तो भी प्रयत्न करना पड़ेगा, खाना खाना हो तो सबसे बड़ा प्रयत्न तो वही करना होता है, और अगर जाड़े का मौसम होता तो नहाने का प्रयत्न सबसे कठिन प्रयत्न होगा, उसमें नहाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। उसी तरीके से शब्दों को बोलने के लिए भी प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ये दुनिया में प्रयत्न अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शब्दों को बोलने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है, और प्रयत्न आता कहां से, इसके बारे में जानकारी हमें है। वर्णों को बोलते समय मनुष्य को जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। जबकि देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, ये मोस्टली परेशान करता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका उत्तर देना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, ठीक ना। वर्णों को बोलते समय मनुष्य को जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहली चीज प्रयत्न है, हिंदी में एक चीज प्रयत्न भी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। प्रयत्न क्या है, वर्णों को बोलते समय मनुष्य को जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं, और इनकी संख्या दो होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक अव्यंतर प्रयत्न होता है और एक वाह्य प्रयत्न होता है। नंबर एक अभ्यंतर प्रयत्न और नंबर दो वाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं।
वर्णों के बोलने से पहले जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के बोलने से पहले जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। भीतरी प्रयत्न मतलब घर के अंदर का प्रयत्न नहीं, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपनी जुबान से जो शब्द निकलने वाले हैं, मस्तिष्क के अंदर बोलने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है उसको क्या कहेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए वीडियो बनाना सोचा होगा, फिर वीडियो बनाना शुरू किया, फिर मैंने प्रयत्न किया होगा, फिर कुछ संसाधन की व्यवस्था किए होंगे, संसाधन की व्यवस्था करने के बाद फिर वीडियो बनाना शुरू किया होगा और आज वीडियो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर अब यहाँ बात आती है, जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ, पढ़ाना शुरू करूंगा तो कैसे पढ़ाना शुरू करूंगा? जब मैं अंदर से प्रयत्न नहीं कर पाऊंगा तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, या पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको कुछ प्रयत्न करना है। हिंदी भाषा में इसे क्या कहेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अभ्यंतर प्रयत्न या भीतरी प्रयत्न कहेंगे, ठीक ना? ये क्या है? प्रयत्न क्या है? प्रयत्न जो बोलने का वो है, उसका पार्ट है अभ्यंतर प्रयत्न। इसको प्रयत्न आपने समझ लिया क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। इनकी संख्या 4 होती है। चारों संख्या इनकी कौन सी है? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत तथा ईसत विवृत। ये 4 हो गए ना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या हो गए? अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इनके चारों प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 2 ईसत, नंबर ईसत स्पृष्ट, नंबर 3 विवृत तथा नंबर 4 ईसत विवृत। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अभ्यंतर प्रयत्न को छांट करके बताइए। जहां हिंदी भाषा के क्वेश्चन आए होंगे वहां पे ही ऐसा क्वेश्चन आया होगा, दूसरी जगह इतिहास भूगोल में नहीं आया होगा। छांट करके बताइए अभ्यंतर, निम्नलिखित विकल्पों में से अभ्यंतर प्रयत्न को छांट करके बताइए। वहां पे ये चीजें मिलेगी आपको, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विपरीत तथा ईसत विपरीत, ठीक ना? ये आपको क्या क्लियर हुआ? अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, यह चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरा प्रयत्न क्या है। प्रयत्न के 2 प्रकार, नंबर 1 अभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। अब दूसरे प्रयत्न की बात करते हैं, क्या है?